राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। आज का हमारा ये सेशन इस जीके पीवाईक्यू सीरीज का रहने वाला है 26 सितंबर की शिफ्ट नंबर 2 के 25 क्वेश्चंस, यानी कि आज हम आफ्टरनून के क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। तो बिना देरी करे आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो थीम श्लोक है उसको सब मन में दोहरा लेंगे एक बार। ओम कृष्ण वासुदेवाय हरे और इसी श्लोक के साथ जो है आज की हम क्लास स्टार्ट करेंगे। चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जो कि रहने वाला है ये। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, फ्रांस, द यूएसए और ब्रिटेन। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की जो इंडिपेंडेंस है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया है? हमने आयरलैंड से लिया है, या हमने फ्रांस से लिया है, या हमने यूएसए से लिया है? तो ये हमने लिया है यूएसए से। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। और क्या क्या लिया है? यूएसए से हमने पीआईएल, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसका कॉन्सेप्ट भी लिया है। फंडामेंटल राइट्स भी हमने यहीं से लिए हैं। जुडिशियल रिव्यू भी हमने यहीं से लिया है। ठीक है, और क्या क्या लिया है? और जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है वो भी हमने यहीं से लिया है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और क्या लिया है? और प्रेसिडेंट का और जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज होते हैं उनका जो इम्पीचमेंट होता है वो भी हमने प्रोसेस यहीं से लिया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। आपको पता है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो और बहुत सी चीजें हमने अलग अलग जगह से जो मतलब कि भारत के लिए परफेक्ट फिट होंगी वो हमने ली हैं। जैसे कि यूएसए से हमने बताया, ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है? पहली बात तो हमने लिया है जो हमारा लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, प्रोसीजर है ना, वो हमने लिया है। जो रूल ऑफ लॉ है वो भी हमने यहीं से लिया है। एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप जो है वो भी हमने यहीं से ली है, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, ये चीज आपको याद नहीं है। रिट्स जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लागू करते हैं वो भी यहीं से लिया है। बाइकैमरलिज्म वो भी हमने यहीं से लिया है। ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ये भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से ही लिया है। और कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट गवर्नमेंट एंड कैबिनेट सिस्टम दोनों हमने ब्रिटेन से लिया है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, आयरलैंड से क्या क्या हमने लिया है ये आपको पता ही है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है? पहली बात तो हमने आयरलैंड से डीपीएस भी लिया है। आपको मैं बार बार याद करवाता रहता हूँ इसी चक्कर में, है ना। और जो राज्यसभा में मेंबर्स का नॉमिनेशन होगा वो भी हमने यहीं से लिया है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा। और क्या लिया हमने? और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसका जो प्रोसेस है, मेथड है, वो भी हमने यहीं से लिया है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और अगर हम याद करें तो हमने ऑस्ट्रेलिया से भी बहुत कुछ लिया है, वो भी हम देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया से हमने कैसे याद किया था? इसी के वर्ड शब्दों में हमने याद किया था। जैसे कि एस से जो है हमारा हो जाएगा जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग जो है हमने यहीं से लिया है। TRA, ट्रेड एंड कॉमर्स, भी हमने यहीं से लिया है। ठीक है, और LI से लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। ठीक, बात करें और बात कर लेते हैं, जैसे कनाडा की बात कर लेते हैं। तो कनाडा भी से हमने जो है इंपॉर्टेंट चीज ली है, जैसे कि हमने फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। जब भी सेंटर की बात होगी ना, स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात होगी, तो समझ जाना वो जो सारी चीजें हैं वो हमने कनाडा से ली हैं, स्ट्रॉन्ग सेंटर, है ना। और जैसे कि जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है वो भी हमने यहीं से ली है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर।
ठीक है। और रेसिड्यूरी पावर इन सेंटर वो भी हमने यहीं से लिए, रेसिड्यूरी पावर इन सेंटर। और देख लेते हैं, जैसे कि हमने जापान से भी लिया है। जापान से हमने क्या लिया है? जापान से तो हमें एक ही चीज़ याद करनी है, वो हमने ली है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। जापान से हमने एक ही चीज़ हमें ध्यान देनी है, दैट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ठीक है। और जर्मनी देख लो आप, जर्मनी से हमने क्या क्या लिया है? जर्मनी से एक इंपॉर्टेंट चीज़ ली है क्या? जो इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन होता है ना, वो हमने यहाँ से लिया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी से। साउथ अफ्रीका बच गया, उसको देख लेते हैं। साउथ अफ्रीका, और क्या बच गया? एक और बच रहा है कोई, साउथ अफ्रीका बच रहा है। उससे हमने क्या क्या लिया? उससे हमने दो चीज़ें ली हैं। पहली चीज़, जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो हमने यहाँ से लिया है साउथ अफ्रीका से, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है। और दूसरी चीज़ हमने क्या ली है? राज्यसभा में मेंबर का इलेक्शन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा, वो हमने यहीं से लिया है। ठीक है। और क्या बच रहा है? एक चीज़ और बच रही है। आयरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी, जापान, कनाडा, या यूके हो गया, ब्रिटेन हो गया, यूएसए हो गया, फ्रांस बच रहा है। फ्रांस को देख लेते हैं। फ्रांस से हमने जो प्रियम्बल में आप शब्द देखते हैं रिपब्लिक, वो हमने यहीं से लिया है। ठीक है। और तीन शब्द और देखते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, वो भी हमने फ्रांस से ही लिया है। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। अब सवाल ये बनता है कि प्रियम्बल में या वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी कितने प्रकार की है? तो लिबर्टी याद रखना 5 प्रकार की है। कौन कौन सी? एक्सप्रेशन, फेथ, थॉट, बिलीफ एंड वर्शिप। एक्सप्रेशन, फेथ, थॉट, बिलीफ एंड वर्शिप। ठीक है। इक्वालिटी कितने प्रकार की? तो इक्वालिटी 2 प्रकार की है। ठीक है। कौन कौन सी? अपॉर्चुनिटी और स्टेटस, अपॉर्चुनिटी और स्टेटस। और फ्रेटर्निटी कितनी प्रकार की? तो फ्रेटर्निटी एक ही प्रकार की है। ठीक है। तो ये चीज आपको रखनी है जो हमने फ्रांस से ली है। ओके। तो आई होप आपको सारी चीजें याद हो गई होंगी, रिकॉल हो गई होंगी। मेरा मकसद यही था कि आपको मैं रिकॉल करवा सकूं। ठीक है, इसलिए मैंने सारी चीजों को यहाँ पे बता दिया। आगे आते हैं। विच स्टेट इन इंडिया वॉज द मोस्ट ट्रांसफॉर्म्ड बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन? तो ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया था तो सबसे ज्यादा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कहाँ हुआ? केरला, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल या पंजाब? तो देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में मैंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। पहली चीज़, ये 1960 के दशक में आया था लगभग, है ना। और ये जो ग्रीन टर्म, जो रेवोल्यूशन, जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो लिखा हुआ है, ये टर्म जो है ये दिया था विलियम गॉड ने। ठीक है। सबसे पहले जो आया था ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में आया था, जैसे कि मैक्सिको वगैरह में, और वहाँ पे लेके आए थे नॉर्मन बोरलो, जिनको हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड बोलते हैं, नॉर्मन बोरलो। ठीक है। इंडिया में इसको लेके आए थे एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, जिनको हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बोलते हैं। 2 फेजेस में आया था, आपको मैंने बताया था 2 फेजेस में आया था। पहले फेज में जो है आपको पता है जो भूखा पड़ा था आंध्र प्रदेश और पंजाब वाले क्षेत्रों में आया था। क्यों आया था? क्योंकि भाई वहाँ के किसान जो हैं बाकी जगह के किसानों से थोड़े से अमीर हैं, तो वो जो है टेक्नोलॉजिकल चीज़ें ले सकते हैं, है ना, इसलिए वहाँ पे लेके आया था। और सेकंड फेज में जो बच गए इलाके थे जैसे तमिलनाडु, यूपी, बिहार, झारखंड, ये सब यहाँ पे आया था। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो आपका पड़ा था पंजाब क्षेत्र में। ठीक है। आप देखते हैं आज जो है पंजाब के किसान जो है बाकी किसानों से काफ़ी बेटर हैं। ठीक है। तो उसका रीज़न यही है। ठीक है। और एक चीज़, पंजाब, क्या आपको पता है कि पंजाब को जो है फुटबॉल ऑफ इंडिया बोलते हैं? ठीक है। और चलो, मैं ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहा था ना, तो मैं ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करता कि हम लोग जो है हम लोग जो है ग्रीन रेवोल्यूशन फर्स्ट फेज में 2 चीज़ों पे आया था, एक वीट पे, एक राइस पे।
सिर्फ 2 क्रॉप्स पे हमने फोकस किया था। पहले हम व्हीट की PL 480 वैरायटी यूज़ करते थे, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम जो है हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करने लगे। राइस के लिए हमने फिलीपीन से एक वैरायटी का सीड निकाला था, जिसको हम मंगाया था, जिसको हम बोलते हैं IR8। कुछ सालों बाद हमने IR8 के वर्जन बना दिए थे, इंडियन वर्जन, जिनका नाम रखा हमने जया और रत्ना। ये क्या है, राइस के नेम है, राइस सीड के नेम है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड है। वैसे ही एक और रेवोल्यूशन था जिसको हम बोलते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन। अब आपको याद होना चाहिए, रिकॉल करो आप। व्हाइट रेवोल्यूशन जो है वो किससे एसोसिएटेड है? सफ़ेद क्या होता है? मिल्क। तो ये मिल्क प्रोडक्ट से एसोसिएटेड है, और इसके लिए एक ऑपरेशन लागू हुआ था जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड। तो अब यार अगर पूछ ले कि ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे एसोसिएटेड है, तो आपको याद रखना है कि ये व्हाइट रेवोल्यूशन या फिर मिल्क से एसोसिएटेड है। व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर किसको बोलते हैं? तो याद रखना, उनका नाम है वर्गीस कुरियन, ठीक है। और वर्गीस कुरियन के बारे में आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि इनकी एक बुक है, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है द मैन हु मेड एलिफेंट डांस। द मैन हु मेड एलिफेंट डांस, ये इसकी किताब का नाम है इनकी, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में बस इतनी सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। मैच दी पॉइंट्स अंडर कॉलम ए विद दोस ऑफ कॉलम बी। तो कॉलम ए में सब फाइलम दे रखा है और कॉलम बी में एनिमल्स का नाम दे रखा है, आपको मैच करना है। हेक्सापोडा, क्रस्टे, मारियापोडा या फिर चैलीचेराटा, ठीक है। तो क्या किससे क्या होगा? तो आपको पता है हेक्सापोडा जो है वो किसका सब फाइलम है? तो वो है मॉस्किटो का। अगर आप 1 का बी मार्क करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब सेकंड क्रस्टे, तो क्रस्टे किसका है? तो क्रस्टे याद रखना डफनिया का सब फाइलम है। तो सेकंड का जब ए हो जाएगा तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। मिस्टर पोडा का, मारिया पोडा, सॉरी मिस्ट्री पोडा बोल रहा हूँ मैं, मारिया पोडा का जो है उसका ऑप्शन है जूलस, एंड दी चलीचराटा का जो है वो लाइम्यूलस है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत कम आपको रेयरली देखने को मिलेंगे, तो इस पे आपको फोकस नहीं करना है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, जैसे हेक्सापोडा तो आपको पता ही होगा मॉस्किटो से, तो आप 2 ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। चलते हैं आगे। Which of the following parts of the mountain will receive the most rainfall from moisture laden winds? विंडवर्ड साइड, लीवर्ड साइड, अपवर्ड साइड या रिलीफ साइड? तो आपको पता है, क्या पता है आपको कि रेनफॉल जो है वो 3 तरह की होती है। रेनफॉल जो है वो 3 तरह की होती है। एक को हम बोलते हैं कन्वेंशनल, जो नॉर्मल रेनफॉल है ना। एक होती है ओरोग्राफिक, जो पहाड़ों की वजह से होती है, और एक होती है साइक्लोनिक, जो साइक्लोन की वजह से होती है। याद रखना साइक्लोनिक रेनफॉल में ये कौन से क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है? क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है साइक्लोनिक रेनफॉल में, ये आपको याद रखना है। अब ओरोग्राफिक रेनफॉल की बात कर लेते हैं। तो देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये है आपकी ओरोग्राफिक रेनफॉल, जिस मान लो ये हिल है, तो जो है मॉइस्ट एयर जो है जब ऊपर जाएगी, है ना, तो ऊपर जाते जाते जो है यहाँ पे एयर कूल होगी, है ना, जैसे जैसे ऊपर जाएगी, और यहाँ पे बारिश करेगी। जिस साइड ये बारिश करती है उसको हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड, ठीक है। और बारिश करने की वजह से जो है ये जो इलाका है, ये इलाका मान लो, ये जो इलाका है, ये आप यहाँ पे बारिश नहीं मिलेगी, इसको हम बोलते हैं रेन शैडो एरिया, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और इस साइड को हम बोलते हैं लीवर्ड साइड, जहां पे बारिश नहीं होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एयर जो है, ड्राई एयर जो है वो वहां पर डिसेंड करती है एंड वहां पे गर्म हो जाती है, एयर वार्म अप्स एसिड डिसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली जो है वार्म और ड्राई कंडीशंस देखने को मिलती हैं थ्रू दी लीवर्ड साइड, ठीक है। और विंडवर्ड साइड में कोल्ड और वेट कंडीशंस देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पे बारिश हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन आपसे पूछा था कि किस साइड पे ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगी, तो दैट वुड बी विंडवर्ड साइड, ओके। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए।
चलते हैं आगे। इन कंटेक्स्ट टू वर्नियल कैलिपर एन इंटरनल जॉ इज यूज टू मेजर। देखो अब वर्नियल कैलिपर आपने यूज़ किया होगा जब आप 11th-12th में होंगे, फिजिक्स का लेक्चर चल रहा होगा तो आपने वो बीकर वगैरह मिलता है ना, ऐसा ऐसा बीकर वगैरह होता है, उसको हम नापने वगैरह, उसकी डेप्थ वगैरह नापने के लिए हम यूज़ करते हैं ऐसा करके, है ना, देखा होगा। तो वर्नियर कैलिपर एक स्केल है, उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो इंटरनल जॉ होता है वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। वर्नियर कैलिपर ये देख सकते हैं आप, इस तरह की स्केल होती है, ठीक है। ये आपके जो हैं, ये आपको ये जो ऊपर वाले जॉस दिख रहे हैं ये आपके आउटर जॉस हैं, ठीक है। इंटरनल जॉस ये वाले हैं, ठीक है, ये वाले जॉस जो हैं ये इंटरनल है, INT लिख देता हूँ यहाँ पे, ये एक्सटर्नल है, ठीक है। ये वर्नियर स्केल है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये है स्टेम, इसको बोलते हैं स्टेम, जो कि डेप्थ नापने के लिए यूज होती है, ठीक है। आपसे वही पूछा है। अब आपसे क्या पूछा है कि इंटरनल जॉस किस लिए इस्तेमाल होते हैं। यूज टू मेजर द लेंथ करेक्ट अप टू 1 मिलीमीटर, या फिर डेप्थ ऑफ बीकर, या फिर लेंथ ऑफ रॉड एंड डायमीटर ऑफ स्पेयर, या फिर इंटरनल डायमीटर ऑफ हॉलो सिलेंडर एंड पाइप्स। तो ये हम यूज करते हैं इंटरनल जॉ, इंटरनल डायमीटर ऑफ होलो सिलेंडर एंड पाइप्स को नापने के लिए। लेंथ ऑफ रॉड और डायमीटर ऑफ स्पेयर नापने के लिए हम एक्सटर्नल जॉस यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई स्पेयर है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे मान लो कोई स्पेयर है, तो हम उसको यहाँ पे फंसाएंगे, ऐसे करके इसको फंसाएंगे यहाँ पे, और उससे हम डायमीटर वगैरह नाप लेंगे, समझ रहे हो। तो इसके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। और जैसे कोई बीकर है तो उसके लिए हम यहाँ पे हम बीकर उसको फंसाएंगे, तो उससे हम नाप लेंगे, उसका डायमीटर वगैरह नाप लेंगे, या फिर पाइप्स वगैरह, होलो सिलेंडर वगैरह, उसका डायमीटर वगैरह नाप लेंगे, ठीक है। वहीं हम डेप्थ की बात करें तो डेप्थ के लिए मैंने अभी बताया आपको, क्या जो डेप्थ रॉड होती है वो यूज़ होती है ना, जो मैंने लास्ट में आपको दिखाया था, ये स्टेम, जिसको हम स्टेम बोलते हैं, ये यूज़ होती है फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ अ बीकर। तो दिस इज आपका वर्नियर कैलिपर है, ये आपकी स्केल है जो फिजिक्स में यूज होती है, ये आपको ध्यान रखनी है। आगे आते हैं। सांगपो एंड जमुना आर अदर नेम ऑफ विच रिवर। जमुना बोला, यमुना नहीं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। सांगपो एंड जमुना सॉरी, ये तो ये किस नदी के दूसरे नाम हैं, इंडस, गंगा, नर्मदा या ब्रह्मपुत्र। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी के नाम हैं, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि इसकी लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ, और इंडिया में इसकी कितनी लेंथ है। आपको पता है ये जो है तिब्बत साइड से बहती है, और मतलब कि पूरा इंडिया में पानी नहीं देती है, बाहर भी बहती है, तो वही पूछना है आपको। टोटल लेंथ इसकी आपको याद रखनी है कि है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, और इंडिया में है 918, ठीक है। इसके बारे में आपको इसकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपकी जो है ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ से देख सकते हैं। सांगपो जो है इसको तिब्बत में यांगलंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये जो है दिबांग वैली से यू टर्न मारती है, जहाँ से हम इस पॉइंट को हम बोलते हैं नामचा बरवा, जहाँ से ये नामचा बरवा, जहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में घुसती है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ईस्ट मोस्ट पॉइंट है ये ब्रह्मपुत्र का, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इसके क्या बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज की, तो लेफ्ट बैंक में आपकी आ जाएंगी धानसारी, और एक और है लोहित, ये लोहित आपको, ये आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। राइट बैंक में याद कीजिए दिबांग हो गया, ठीक है, कामेंग हो गया, मानस हो गया, तीस्ता हो गया, तीस्ता कहाँ है, तीस्ता, यही तीस्ता हो गया, और सुबनसारी हो गया। ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये बांग्लादेश में घुसती है तो इसका नाम जमुना पड़ता है। ब्रह्मपुत्र जो है इसको आसाम साइड में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ ये है, अब मैं एक बार दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है। ये गंगा से मिलती है, ठीक है, और मेघना इसका नाम पड़ जाता है गंगा से मिलने के बाद, ठीक है।
ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, और यहीं पे ही आपको पता है फारक्का नाम की जगह है। ठीक है, और ये जो है सुंदरबन डेल्टा साइड में बांग्लादेश के एंड में ये जो है ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, और क्या है, और तो कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि टोटल लेंथ इसकी होती है 2900 और इंडिया में होती है 900। याद कर लो। ठीक है, 900 याद कर लो, 2000 हटा दो। इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ नंद बाबा मिल्क मिशन। नंद बाबा मिल्क मिशन जो है उसकी कॉस्ट कितनी है। स्कीम लॉन्च बाय दी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने इसको लॉन्च किया, ये तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, यूपी की गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था इन 2023 टू प्रोवाइड मिल्क प्रोड्यूसर्स द फैसिलिटी ऑफ सेलिंग देयर मिल्क एट रीजनेबल प्राइसेस इन विलेजेस थ्रू डेयरीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, तो आपको पता है गांव गांव में अब डेयरीज खुल गई हैं। किसके तहत? नंद बाबा मिशन के तहत। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। तो आपसे पूछा है कि उसकी कॉस्ट क्या थी नंद बाबा मिशन मिल्क मिशन की, तो याद रखना इसकी थी 1000 करोड़। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और कब स्टार्ट हुआ था? 2023 में स्टार्ट हुआ था। ये आप देख सकते हैं, ये नंद बाबा मिशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। स्टार्ट हुआ था 6 जून 2023 को। ठीक है, यूपी की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। ठीक है, डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से, ठीक है, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से इस मिशन को चलाया गया था। और कितना बजट था? 1000 करोड़ रुपए का बजट था इस योजना में। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और इसी की वजह से जो है मिल्क प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे हो चुका है। तो ये है आपका नंद बाबा दूध मिशन, मिल्क मिशन योजना। ठीक है, जो 2023 में स्टार्ट हुई थी, 6 जून को स्टार्ट हुई थी। ओके, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे आते हैं। मेदिनी राय ऑफ चंदेरी, हसन खान ऑफ मेवात एंड महमूद लोधी joined Rana Sangha with their forces to fight against which of the following मुगल रूलर्स। तो राणा सांगा की लड़ाई किसके साथ हुई थी? आपको पता होगा, बाबर के साथ हुई थी, है ना। आपको याद करवाता हूँ बाबर की सारी लड़ाइयाँ। 1526 से स्टार्ट करते हैं। 26, 27, 28 और 29 और 30 में बेचारा मर गया। तो 26 में पहली बैटल ऑफ पानीपत होती है, किसके बीच में? बाबर एंड, ठीक है, इब्राहिम लोधी के बीच में। दूसरी बैटल ऑफ खानवा होती है 1527 में। 28 में होती है चंदेरी की और 29 में होती है बैटल ऑफ घाघरा। कैसे याद करते हैं? पानी पिया, खाना खाया और चांद देख के घर को निकल गया। ठीक है, तो घाघरा इस तरह से। 1526 में मैंने आपको बताया किसके साथ पहला बैटल हुआ था पानीपत, किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जिससे यह यहीं से जो है लोधी वंश का अंत हो जाता है और मुगल सल्तनत आ जाती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। खानवा में आपने अभी देखा किसके बीच में हुई थी? राणा सांगा के बीच में। मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा। चंदेरी में किसके बीच में होती है? आप यहाँ देख सकते हैं, मेदिनी राय ऑफ चंदेरी, इनके साथ लड़ाई होती है 1528 में, मेदिनी राय। और घाघरा की बैटल जो होती है वो अफगान के साथ होती है और सब बैटल्स में ये जीतता है बाबर हमारा। ठीक है, तो बाबर के बारे में और क्या पता होना चाहिए आपको बाबर के बारे में? कुछ इन्फॉर्मेशन मैं और बता देता हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए बाबर से रिलेटेड। जैसे कि पहली बात तो बाबर कब से कब तक था? 1526 से 1530 तक। ठीक है, ये तो आपको रटी किया होगा। ठीक है, और इसका असली नाम क्या था? इसका रियल नेम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, और ऐसी क्या वजह रही कि सारी बैटल जीता? तो उसका रीजन ये है कि ये सबसे पहले भारत में लेके आया था द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिलरी एंड गन पाउडर। गोला बारूद का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले यही लेके आया था भारत में। उससे पहले लोगों को पास पता ही नहीं था, तलवारबाजी से लड़ाई होती थी। सेकेंड चीज, बाबर ही वो था जो पहली बार भारत में 4 बाग का कॉन्सेप्ट लेके आया।
अगर आपने मुगल के आर्किटेक्चर देखे होंगे तो वो कुछ इस प्रकार बनते हैं, यहाँ ऐसे रोड है और इधर गार्डन है, इधर गार्डन है, इधर गार्डन है, 4 गार्डन के बीच में रोड है, तो इसको बोलते हैं चार बाग कॉन्सेप्ट। सेकंड चीज, ये निपुण था तुगलकाबाद फॉर्मेशंस में। तुगलकाबाद फॉर्मेशन ये भी इसी के द्वारा लेके आई थी। अभी तुगलकाबाद फॉर्मेशन क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लो बाबर यहाँ से हमला कर रहा है, ठीक है, और राणा सांगा यहाँ से हमला कर रहा है, ठीक है, ये राणा सांगा है, ये बाबर है। तो बाबर क्या करता था, अपनी सेना को आधी, कुछ सेना इधर भेज देता था, कुछ सेना की टुकड़ी इधर भेज देता था। जब राणा सांगा इधर बीच में सेंटर में आ गया तो ये इसकी सेना इसको चारों तरफ से घेर लेती थी, है ना, और ये सेंटर में आ गया। तो इस चक्रव्यूह को बोलते थे तुगलकाबाद फॉर्मेशन, जो कि बाबर लेके आया। और क्या पता होना चाहिए बाबर के बारे में, हमें पता होना चाहिए कि बाबर डिवोटी था किसका, जो नक्शबंदी सूफी सिलसिला था ना उसका, नक्शबंदी सूफी सिलसिला का जो है ये डिवोटी था, ठीक है। और इसने बुक भी लिखी है, बाबर ने 2 बुक लिखी है एक्चुअली। एक का नाम है मसनवी, और एक तो इसने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी है टर्किश में, जिसको हम बोलते हैं तुज़के बाबरी, जिसको आगे इंग्लिश में भी कन्वर्ट किया है और पर्शियन में भी कन्वर्ट किया है। पर्शियन में इसने किसने किया था, वो नवरत्न में थे ना, अब्दुल रहीम खाना उन्होंने कन्वर्ट किया था, ठीक है, बाबर की ऑटोबायोग्राफी को पर्शियन में। तो ये सारी चीज़ें आपको बाबर से रिलेटेड याद हो जानी चाहिए, ठीक है, कुछ भी आपको भूलना नहीं है। चलते हैं आगे। विच सिंगर फ्रॉम आसाम वॉज अवॉर्डेड दी भारत रत्न, किस आसाम के सिंगर को भारत रत्न मिला है 2019 में। मैंने उनकी फोटो लगा रखी है इसी वजह से, ताकि आप उनको पहचान सकें, ठीक है। पसनाव बरदोलोई या फिर रामेश्वरम पाठक या फिर अर्चना महांता या फिर भूपेन हजारिका। तो ये हैं हमारे भूपेन हजारिका, ये इनकी फोटो लगी हुई है, आप इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। भूपेन हजारिका को भारत रत्न 2019 में मिला था। इसके अलावा इनको बहुत से अवार्ड मिले हैं और इनको एक टाइटल भी मिला है, इनको बोला जाता था बाढ़ ऑफ ब्रह्मपुत्र, ये इनका टाइटल था, लोग इनको इस नाम से जानते थे। क्यों? क्योंकि अक्सर इनकी रचनाओं में जो है ना ब्रह्मपुत्र नदी का जिक्र होता था, ठीक है, इसलिए इनको बाढ़ ऑफ ब्रह्मपुत्र बोला जाता था। और ये सतरिया के भी कंपोनेंट हैं। सतरिया क्या है? सतरिया जो है असम का क्लासिकल डांस है, उसके भी कंपोनेंट ये हैं। साथ साथ इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे कि इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, विभूषण, और इनको दादा साहिब फाल्के अवार्ड भी मिला है। आप मुझे बताएंगे कब कब मिला है दादा साहिब फाल्के अवार्ड, ठीक है। तो पद्मश्री इनको मिला है 1977 में, ठीक है। भूषण मिला है इनको 2001 में, विभूषण मिला है 2012 में, ठीक है। और पद्म दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो 1992 में मिला है, सबसे पहले इनको यही अवार्ड मिला था, ठीक है, ये चीज़ आपको याद नहीं है। और सतरिया के बारे में आपको पता ही है कि सतरिया जो है वो सबसे लेटेस्ट क्लासिकल डांस है, जिसको 2000 में ऐड किया गया था, ठीक है, और आसाम का क्लासिकल डांस है। और मैं यहीं पे थोड़ा सा सतरिया और मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ तो आपको रिवाइज हो जाएगा। सतरिया क्लासिकल डांस है जिसको 2000 में ऐड किया गया था सूची में, क्लासिकल डांस की सूची में। ये जो है शिवैट डांस है, यानी कि शिव भगवान पे निर्धारित है, ठीक है। और इसके फाउंडर माने जाते हैं शंकरदेव को, शंकरदेव इसके सतरिया के फाउंडर माने जाते हैं। और इन्होंने आसाम में एक गीत गाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं बोर गीत, वो भी इन्होंने ही लिखे कंपोज किए थे। और साथ में इन्होंने 6 प्ले लिखे हैं, 6 इनकी रचनाएं हैं, प्लेस जो होते हैं ना वो इन्होंने लिखे हैं। साथ में सतरिया से रिलेटेड 2 और डांस फॉर्म्स हैं जिसको हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं भावना, एक को बोलते हैं अंकिया नाट। ये फॉर्म भी हैं, ये अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि किससे रिलेटेड है तो याद रखना है ये जो है आपके सतरिया से रिलेटेड है, ठीक है। और भूपेन हजारिका इसके एक कंपोनेंट है, और कंपोनेंट के नाम भी आपको याद होने चाहिए, जैसे कि जतिन गोस्वामी, वो भी सतरिया से रिलेटेड है, ठीक है। और मोनोग्राम दत्ता, ये भी सतरिया से एसोसिएटेड है। इंदिरा बोस हो जाएंगे आपके, इंदिरा बोस। और एक बहुत फेमस नाम जो आपको याद होना चाहिए वो है हमारे गुरु
घना कंटा बोरा, गुरु घना कंटा बोरा, ये तो आपको बहुत याद होनी चाहिए, ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं सतरिया के। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, बाकी हम आगे देख लेंगे, फिर अभी आपको बस रिवाइज करवाने के बहाने से मैंने सतरिया को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। ठीक है, आगे आते हैं। बेलूर मठ वॉज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स इन ब्रिटिश इंडिया। तो बेलूर मठ जो है वो किसका, मैं आपको इनडायरेक्टली पूछ देता हूँ, बेलूर मठ जो है वो किसका सेंटर था, किसका हेडक्वार्टर था। ठीक है, किस मिशन के लिए इसका निर्माण हुआ था, मतलब कि इसको बनाया गया था सेंटर, और किसने बनाया था? स्वामी विवेकानंद, आरजी भंडाकर, वीएन मांडलिक या फिर केटी तेलांग। तो आपको पता होना चाहिए ये किसने बनाया था? स्वामी विवेकानंद के एक मिशन था, उनका नाम था, उस मिशन का नाम था रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, उसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका बेलूर मठ में था। कब आया था ये? तो ये डेट याद कर लो, 1897, अगर एग्जैक्ट बोलूँ तो 1 मई 1897। ठीक है, उसका हेडक्वार्टर जो था वो बेलूर मठ में था, और ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और विवेकानंद के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? इनका बर्थ बर्थ किस दिन हुआ था? बर्थ डे और डेथ डे दोनों याद होनी चाहिए, दोनों के ऊपर क्वेश्चन बने। तो बर्थ डेट इसकी याद है, इनकी है 12 जनवरी 1863। 1902 में तो इनका डेथ है, 4 जुलाई 1902। ठीक है, ये चीज़। और स्वामी विवेकानंद का रियल नेम क्या था? रियल नेम था इनका नरेंद्र नाथ दत्ता। नरेंद्र नाथ दत्ता। ठीक है, इनके गुरु का नाम था, जिनके ऊपर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की फाउंडेशन रखी थी, वो उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। इनके गुरु थे, यहाँ लिखता हूँ, गुरु रामकृष्ण परमहंस। इनका भी रियल नेम पूछ लेता है कि इनका असली नाम क्या था? परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस जी का रियल नेम था वो था गगाधर चट्टोपाध्याय। गगाधर चट्टोपाध्याय, चट्टोपाध्याय। ठीक है, ये इनका रियल नेम था। और विवेकानंद की जी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनका एक रॉक मेमोरियल है, जिसपे मोदी जी गए थे, और उन्होंने, आपको पता है, बैठ के मेडिटेशन वगैरह किया था। न्यूज़ में बहुत थे, तमिलनाडु में। इनकी फेमस है शिकागो की स्पीच, जो कब दी थी इन्होंने? शिकागो स्पीच जो इन्होंने दी थी 1893 में। साथ में इनकी कुछ बुक्स आपको याद होनी चाहिए, 2 बुक्स इन्होंने लिखी हैं, एक है आपकी कर्मयोग और एक है आपकी राजयोग। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप ये जो लास्ट ऑप्शन देख रहे हैं ना, केटी तेलांग, इनके बारे में भी आपको कुछ चीज़ पता होनी चाहिए। मतलब 3 लोग क्या बारे में पता है कि एक केटी तेलांग थे, एक थे फिरोज शाह मेहता, और एक थे हमारे जो आईएनसी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी। इन तीनों ने मिलके एक एसोसिएशन फॉर्म की थी, उसका अगर आप नाम बता दें तो मज़ा ही आ जाए। तैयब जी। ठीक है, तो वो एसोसिएशन कौन सी थी? तो इन तीनों ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाई थी 1885 में, उसका नाम था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, कास्लिंग इज अ टर्म विच इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो कास्लिंग जो है वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स, टेनिस या चेस? तो कास्लिंग वो है चेस से रिलेटेड है। कास्लिंग समझ रहे हो, मतलब क्या बोलते हैं, फोर्ट, किले से रिलेटेड है, और पता है राजा रानी कहाँ होते हैं? चेस में ही होते हैं। चेस से और भी टर्म्स एसोसिएटेड हैं, जैसे आपके गैम्बिट हो गया, गैम्बिट भी चेस में यूज होती है। स्टेलमेट भी जो है चेस में यूज होता है टर्म, और चेकमेट, है ना, और ग्रैंड मास्टर, ये भी किसका है? चेस का ही टर्म है। और रिजाइन, ये भी चेस का है। बात कर ले टेबल टेनिस की, तो टेबल टेनिस से भी आपको कुछ टर्म्स याद होनी चाहिए, जैसे कि स्मैश हो गया आपका, स्मैश, ड्रॉप हो गया, ड्यूस हो गया, है ना, स्पिन हो गया, लेट हो गया,
और सर्विस हो गया। ये सब क्या है आपकी टेबल टेनिस की हैं। अगर टेनिस की बात करूं मैं तो टेनिस में भी सेम आ जाएंगी, स्मैश, सर्विस कुछ नहीं आएंगी। और आप एक और ऐड कर लो, बैक हैंड ड्राइव, है ना। ये आपकी क्या है टेनिस की है। बिलियर्ड की कौन सी है, तो बिलियर्ड की आप ऐसे याद कर लो, इसकी है जिगर, एक है ब्रेक, पॉट इसी की है, कैनन भी बोलते हैं, कैनन्स, ये भी क्या है बिलियर्ड्स की ही टर्म है। ठीक है, थोड़े से हम और स्पोर्ट्स से देख लेते हैं ना, क्योंकि हमने टर्म्स जो हैं वो नॉर्मली हम हॉकी क्रिकेट इन सब की देखते हैं, लेकिन हम बाकी की भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक तो बैडमिंटन की देख लेते हैं और हॉकी की भी रिवाइज कर लेते हैं और एक शूटिंग की देख लेते हैं। शूटिंग की हमने कभी की नहीं है आज तक, शूटिंग देख लेते हैं और हॉकी की हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये तीन हम देख लेते हैं। तो बैडमिंटन में आपकी टर्म्स आ जाएंगी, जैसे कि सर्विस हो गया, ड्यूस हो गया, स्मैश हो गया, ड्रॉप हो गया, लेट हो गया, गेम हो गया, लव हो गया, लव या जब 0-0 पॉइंट होते हैं ना तो उसको लव बोलते हैं, और डबल फॉल्ट हो गया। तो ये क्या है, ये आपकी बैडमिंटन की टर्म्स है। बात करें शूटिंग की, तो शूटिंग की टर्म्स आप ज़्यादा नहीं है, आपको याद करनी है, जैसे बैग, प्लग, ये शूटिंग की टर्म है। स्कीट हो गया, स्कीट भी आपकी शूटिंग की है। और बुलजाई, बुलजाई याद कर लो, जब वो 10 वाले छेद में गोली लग जाती है तो उसको बोलते हैं बुलजाई। ठीक है, हॉकी की देख लेते हैं, तो हॉकी में आपकी बुली आ गया, हैट्रिक हो गया, हैट्रिक जबकि क्रिकेट से भी एसोसिएटेड है, फुटबॉल से भी है। स्ट्रोक हो गया, पेनल्टी हो गया, पेनल्टी फुटबॉल में भी है पेनाल्टी। ड्रिबल हो गया, ड्रिबल बास्केटबॉल में भी है, और कैरी हो गया। ये हैं आपकी हॉकी की टर्म्स। आई होप आपको रिवाइज किया होगा, और अगर आपने कोई टर्म मिस कर दी हो तो उसको लिख लीजिए, है ना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। चलते हैं आगे। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, सबसे कम सर्व करने वाला प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो, चंद्रशेखर गुलजारी लाल नंदा, चरण सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी। तो देखो, जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हैं ये भी 13 दिन के लिए बने थे, और गुलजारी लाल नंदा भी हैं, वो भी 13 दिन के लिए ही एक बार पीएम सर्व कर चुके हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जो है 1996 की बात करूंगा, तब ये 13 दिन के लिए रहे थे, और ये सेकंड शॉर्टेस्ट है ना, सेकंड शॉर्टेस्ट है। सबसे जो कम है वो आपके गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे। ठीक है, ये भी पर है 13 दिन, थोड़ा सा अंतर है। जो हमारे चरण सिंह है ना, इन्होंने 6 महीने किया था। ठीक है, ये जी आपको जानना चाहिए। और जो चंद्रशेखर है ये भी 7 महीने लगभग रह चुके हैं। मैं आपको एक बार वो टाइमलाइन दिखा देता हूँ ना, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा, तो ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे जवाहरलाल नेहरू रह चुके हैं, फिर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, राजीव गांधी, वीपी सिंह, है ना, फिर चंद्रशेखर, पीएम नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवे गौड़ा, इंदिरा कुमार गुजराल, और डॉक्टर मनमोहन सिंह, और मोदी जी जो अभी प्रेजेंट तक हैं। ठीक है, तो ये आपके लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर हैं जो सर्व कर चुके हैं। ठीक है, ये जो है मेन है, क्योंकि इसमें हमने 13 डेज वाले गुलजारी लाल नंदा का जिक्र नहीं किया है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इज नॉट अ विनर ऑफ डॉलर कितना 1 लाख कैश प्राइज एज बेस्ट स्मॉल बिजनेस गुड फूड फॉर ऑल, announced by the United States for providing inspiring, diverse, and impactful solution in improving access to healthy, sustainable food। तो क्या हो जाएगा आंसर, पतंजलि एडिबल रूट प्राइवेट लिमिटेड, ऊर्जा डेवलपमेंट सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, या तारू नेचुरल्स। तो द आंसर वुड बी फॉर बेस्ट स्मॉल बिजनेस गुड फूड फॉर ऑल के लिए हमें किसके लिए विनर, मतलब किस में कौन नहीं था, पतंजलि नहीं था। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है,
बाकी सब थे। यहाँ पे नॉट पूछा है ना, ये चीज देखो, यहाँ पे नॉट पूछा है, तो पतंजलि नहीं था उस लिस्ट में। ठीक है, पतंजलि का थोड़ी सी चीज आप देख लीजिए, जैसे कि पतंजलि जो है वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। कब हुआ था? 2006 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हरिद्वार में। फाउंडर कौन है? देखो, बाबा रामदेव जो है इसके फेस हैं, पतंजलि के फेस हैं, लेकिन फाउंडर जो है एक्चुअल में वो है आचार्य बालकृष्ण, ये जो है। ठीक है, आपने देखा होगा ये आते थे तो ये मतलब कि जो नेचुरल है कि आंवले से ये फायदा होता है, इसको घुटने में लगाने से ये होता है, वो बताते थे ये आस्था चैनल पे, है ना। तो वो यही आचार्य बालकृष्ण है, ये एक्चुअल में फाउंडर है। रामदेव जो है वो फेस है, फेस ऑफ पतंजलि अगर आप बोलोगे तो एकदम एग्जैक्ट होगा। ठीक है, पर आप इसको भी फाउंडर बोल सकते हैं, इनको भी फाउंडर बोल सकते हैं। ठीक है, सीईओ कौन है? तो आचार्य बालकृष्ण ही इसके सीईओ हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने आते हैं? 6 आते हैं। ठीक है, बाकी आपको कुछ चीज याद करने की जरूरत नहीं है। और ये किस तरह की इंडस्ट्री है? ये इंडियन कंज्यूमर गुड कंपनी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रिलेटेड टू पतंजलि। ओके, चलते हैं आगे। एट 34 नेशनल गेम, हसिका रामचंद्र वॉन 6 गोल्ड मेडल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। तो हसिका रामचंद्र, जो मैंने फोटो लगा रखी है, ये आप देख सकते हैं, ये हसिका रामचंद्र हैं। इनको 6 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं 36 नेशनल गेम में। ये कहाँ पे हुआ था? तो ये याद रखना, 36 नेशनल गेम जो है ये गुजरात में हुआ था। 2022 वाला जो है उसको 36 बोलते हैं, गुजरात वाला। ठीक है, इसमें इनको 6 गोल्ड मेडल मिले थे। आपको बताना कौन से स्पोर्ट से ये संबंधित हैं। तो ये आपकी स्विमिंग से एसोसिएटेड है, याद रखना किससे? ये आपकी स्विमिंग से एसोसिएटेड हैं। और स्विमिंग के भी आप थोड़े से टर्म्स याद कर लीजिए जो मतलब कि यूज होते हैं स्विमिंग में, जैसे कि आपके स्विमिंग स्ट्रोक हो गया, है ना, एंकरमैन हो गया, एंकरमैन हो गया, है ना, बटरफ्लाई हो गया, और ब्रेस्ट स्ट्रोक हो गया, और एक फ्री स्टाइल याद कर लो, फ्री स्टाइल भी इसी का है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो स्विमिंग में यूज होती हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यूके शिवरमन, जिनकी मैंने फोटो लगा रखी है, इज एन एमिनेंट म्यूजिशियन एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आपको बताना है यूके शिवरमन जो है ये किससे एसोसिएटेड है? सितार, गिटार, ढोल या मृदंगम। इनके हाथ में क्या है? ढोलक जैसा लग रहा है, लेकिन ये है क्या एक्चुअल में? ये है आपका मृदंगम। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और इन यूके शिवरमन को बहुत सारे अवार्ड्स मिल रखे हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इनको पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, और विभूषण भी मिला है, और इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला है। कब मिला है ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो बात करें पद्मश्री की, तो इनको पद्मश्री मिला था 1988 में, भूषण इनको मिला था 2003 में, और विभूषण 2010 में मिला था। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है ये 1992 में मिला था। ठीक है, ये चीज याद। और ये मृदंगम है, ये आप देख सकते हैं, ये है मृदंगम। ठीक है, प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट होता है, बजाने से जो है आवाज करता है, ये चीज आपको बताना चाहिए। मृदंगम से कुछ लोग का नाम और याद होना चाहिए, जैसे कि यूके शिवरमन, वैसे ही वी के शिवरमन, ये भी मृदंगम बजाते हैं। और रजना स्वामीनाथन, ये भी मृदंगम से एसोसिएटेड है, स्वामी नाथन। और एक और याद कर लो आप, अनंता आर कृष्णन। ये तीनों जो हैं आपके मृदंगम से एसोसिएटेड है। अब बच गए सितार, गिटार, इनकी भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक्चुअली में सितार गिटार हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, हमने क्या डिस्कस नहीं किया वो मैं आपके एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सितार गिटार हमने कर लिया है, संतूर भी हमने कर लिया था, तबला भी हमने कर लिया था, पखवाज नहीं किया, पखवाज एक बार कर लेते हैं, और यहाँ पे पखवाज, और एक और कर लेते हैं, ड्रम कर लेते हैं, यहाँ पे ड्रम के देख लेते हैं कंपोनेंट। तो पखवाज से रिलेटेड आपको लोगों के नाम याद रखने हैं, जैसे कि कुणाल पाटिल हो गए। ठीक है, और पखवाज से ही आपके तोताराम शर्मा, तोताराम शर्मा इससे एसोसिएटेड है।
और पंडित भवानी शंकर, पंडित भवानी शंकर, ठीक है। और हो जाएंगे आपके उस्ताद रहमान खान, ठीक है। और केलुचरण मोहपात्रा, ये सब क्या है, पखवाज से एसोसिएटेड। अच्छा, केलुचरण मोहपात्रा जो है वो किस क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड है, ये भी अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता दीजिए। ड्रम से आपको लोगों के नाम याद करने हैं, 3 लोगों के नाम। पहले हैं शिवमानी और आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, ठीक है। ये और एक और इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं, ये आप मुझे बताएंगे। और एक और याद कर लो, शुभांकर बनर्जी, शुभांकर बैनर्जी। ये 3 लोग जो हैं वो ड्रम से एसोसिएटेड हैं। इन फ्यूचर अगर क्वेश्चन बनता है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वॉज डेवलप्ड एज अ सैटेलाइट पोर्ट टू रिलीव द प्रेशर एट द मुंबई पोर्ट। तो मुंबई पोर्ट के ऊपर प्रेशर कम करने के लिए कौन सी पोर्ट को सैटेलाइट पोर्ट डेवलप किया गया था? न्यू मैंगलोर पोर्ट, मरमगांव पोर्ट, या दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको हम नावा शिवा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? नावा शिवा, ठीक है। आपको पता है भारत में कुछ मेजर पोर्ट्स है, कुछ माइनर पोर्ट्स है। माइनर पोर्ट्स जो है वो कम से कम 200 प्लस है, और मेजर जो है 12-13 है, 13-14 है, ठीक है। ये देख लीजिए आप, जो कांडला पोर्ट है इसी को हम दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के नाम से जानते हैं। मुंबई में जेएनपीटी जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इसको हम नावा शिवाय बोलते हैं। यही हमारा जो है सैटेलाइट पोर्ट है, ठीक है। और गुजरात में एक और पोर्ट है यहाँ पे, उसका नाम अगर आप मुझे बता पाएँ, ठीक है। मरमुगांव आपको पता है गोवा में है, जुआरी नदी के किनारे है। मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में है। कोची पोर्ट को हम क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोलते हैं, क्वीन ऑफ अरेबियन सी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तमिलनाडु में 3 पोर्ट हैं, तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नोर। एन्नोर आपका एक प्राइवेट पोर्ट है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक और पोर्ट जो है अडानी का, वो यहाँ पे गुजरात में बना है, अगर उसका नाम किसी को पता हो तो। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। विशाखापट्टनम आपको पता है डीपेस्ट लैंड लॉक पोर्ट है, डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है। पारादीप कोलकाता, और यहाँ पे एक और है हुगली है शायद, हुगली पोर्ट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए रिलेटेड टू पोर्ट्स, ठीक है। एक अभी अडानी पोर्ट, अडानी मतलब एक और प्राइवेट पोर्ट बना है जो अडानी ने बनाया है, अडानी के अंतर्गत आता है, उसका अगर नाम पता हो, वो काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है। तो ये आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और कब उसका इनाग्रेशन हुआ है, अगर वो भी पता हो तो वो भी मुझे बताइए, ठीक है। आगे आते हैं। इन विच ऑफ दिस फॉलोइंग सिचुएशंस डज द गवर्नमेंट रन अ डेफिशिट बजट? तो डेफिशिट बजट कब होता है? देखो, आपको पता है, पता होना चाहिए अगर नहीं पता है तो, कि बजट जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं सरप्लस, एक को हम बोलते हैं डेफिशिट, और एक को हम बोलते हैं बैलेंस्ड, ठीक है। आपको मैंने रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर तो पढ़ा रखा है, तो उसी से रिलेटेड है। जब एक कंट्री की रिसिप्ट जो है वो ज़्यादा हो एक्सपेंडिचर से, उसको हम बोलते हैं सरप्लस, और ऐसा बहुत कम होता है, कभी होता ही नहीं है, पहली बात तो ये है। डेफिसिट का मतलब क्या है? जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रिसिप्ट से, और जब बराबर हो तो उसको बैलेंस बोलते हैं। ये बैलेंस वाला भी बहुत मुश्किल से होता है, होता ही नहीं है, मतलब कि लगता है कि है, बट आपको पता है बोरिंग्स हो जाती हैं गवर्नमेंट की, तो उससे वो डेफिसिट में ही हम पहुंच जाते हैं। तो आपको बताना है कि किस सिचुएशन में जो है डेफिसिट बजट गवर्नमेंट रन करती है। तो अभी आपको बताया कि जब एक्सपेंडिचर बढ़ जाए रेवेन्यू से, ठीक है। ये सॉरी रिसिप्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे, आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी भाई, ये रेवेन्यू है, ठीक है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। मेरे दिमाग में बजट चल रहा था तो वही चीज़ गलती मैंने कर दी, ये रेवेन्यू है, ठीक है, ओके।
ठीक है। और एक एक्स्ट्रा आपको डेफिशिएट के बारे में मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। 3-4 प्रकार के डेफिशिएट होते हैं, मैं उसको आपको बता देता हूँ एक बार, तो जिससे आपको रिकॉल हो जाएगा। होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम जो है मेजरली पढ़ते हैं 3 तरह के। एक को हम बोलते हैं रेवेन्यू डेफिशिएट, ठीक है। एक को हम बोलते हैं फिस्कल डेफिशिएट, जो कि गवर्नमेंट की हालत शो करता है, फिस्कल डेफिशिएट। और ये एक्चुअली में यही बताता है कि गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है। और एक होता है प्राइमरी डेफिशिएट, ठीक है, डेफिशिएट। तो रेवेन्यू डेफिशिएट का मतलब क्या है? वो मतलब बराबर होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट के, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। वहीं फिजिकल डेफिशिएट क्या है? ये एक्चुअल में गवर्नमेंट की बोरिंग्स दिखाता है कि गवर्नमेंट ने कहां से कितना उधार ले रखा है, ठीक है। और ये होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, जिसमें से बोरिंग्स जो है वो आप हटा दो तो पता चल जाएगा कि क्या कंडीशन है। प्राइमरी डेफिशिएट क्या होता है? वो होता है फिजिकल डेफिशिएट में से अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट हटा दो तो उसको हम प्राइमरी डेफिशिएट बोलते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। डेफिशिएट ये मतलब 3 डेफिशिएट है जिनके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने आपको ये कराने का मेरा ये मतलब था, ठीक है। चलते हैं आगे। रौतेला पंडुगा और दी रोटी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो रोटी फेस्टिवल या फिर रौतेला पंडुगा, ये जो फेस्टिवल है ये कहाँ कौन से राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो याद रखना है कि ये जो है आंध्र प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। रीजन क्या है कि ये देखो, पहली बात तो ये 3 दिन का फेस्टिवल होता है ना। और ये हिंदू और मुसलमानों की यूनिटी शो करता है। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये हिंदू और मुसलमानों की यूनिटी शो करता है। इट इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड एक 12 दरगाह है, एक 12 शहीद दरगाह है, जो कि मतलब कि आप जो शहीद हो चुके हैं उनके श्रद्धांजलि के लिए वहाँ पे बनाई गई थी, ठीक है। वो है, वहाँ पे ये सेलिब्रेट होता है। कहाँ पे है ये? नेल्लौर जगह है, आपको पता है, आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे ये सेलिब्रेट होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इट इज़ वेरी फेमस फेस्टिवल। मैं आपको बोलूँगा कि एक बार आप यूट्यूब वगैरह या फिर गूगल वगैरह पे इसकी फ़ोटो वगैरह देखिए तो आपको समझ में आएगा कि कितना ये जो है पॉपुलर है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के और भी फेस्टिवल हैं, जैसे कि आप उगाड़ी हो गया यहाँ का, है ना। और उगाड़ी तो आपको पता है न्यू ईयर फेस्टिवल है यहाँ का। दुर्गम्मा हो गया, दुर्गम्मा। येल्लम जात्रा हो गया, येल्लम जात्रा। और विशाख उत्सव हो गया, विशाख उत्सव। और आटला टड्डी भी यहीं का त्योहार है, ठीक है। बात करें अगर तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के आपको फेस्टिवल भी याद होंगे, नहीं है तो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि पोंगल तमिलनाडु का है ना। और जल्लीकट्टू, जो आपने देखा होगा, जो बैल होते हैं उनकी फाइट होती है जल्लीकट्टू, तो वो जल्लीकट्टू है। और थाईपुसम यहीं का है, थाईपुसम। पुथांडू यहाँ का न्यू ईयर है। पुथांडू जो है तमिलनाडु का न्यू ईयर है, ठीक है। और नट्यांजलि हो गया, नट्यांजलि भी तमिलनाडु का है। और एक और याद कर लो, कर्थीगाई दीपम, ये बहुत फेमस है और ये भी बहुत बार पूछा गया है एसएससी द्वारा। ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। बच गए 2, कर्नाटका और महाराष्ट्र, उसके भी हम देख लेते हैं, है ना। तो आपको रिवीजन हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। महाराष्ट्र का देख लेते हैं। महाराष्ट्र का एक तो हो गया विठोबा फेस्टिवल, जो कि भगवान विष्णु के लिए है ना। और गुड़ी पड़वा हो गया, जो महाराष्ट्र का न्यू ईयर फेस्टिवल है, गुड़ी पड़वा। और नरली पूर्णिमा और वट पूर्णिमा, एक हो गया नरली पूर्णिमा और एक है वट पूर्णिमा, 2 फेस्टिवल है, ठीक है। ऐसे याद कर लो आप। और कोजागिरी हो गया, नॉट होजागिरी, इट्स कोजागिरी, ठीक है, ये याद रखना है।
और काला घोड़ा महोत्सव यहीं का है, काला घोड़ा महोत्सव। और एक और त्यौहार है जिसको हम बोलते हैं एलिफेंटा फेस्टिवल, तो वो भी महाराष्ट्र का है, याद कर लेंगे। ठीक है, अब बात करें अगर कर्नाटका की, तो कर्नाटका की वैसे तो मैं रिवाइज करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार वापस हम साथ साथ रिवीजन करेंगे। कर्नाटका, करगा त्यौहार यहीं का है, करगा हो गया। और गोम्बे हब्बा, गौरी हब्बा, ये भी यहीं का है, गोम्बे और गौरी हब्बा। ठीक है, याद कर लेंगे दोनों। और महामत्स्य अभिषेक, ये भी यहीं का है, महामत्स्य अभिषेक। ठीक है, और हम्पी उत्सव, उगाड़ी, उगाड़ी आंध्रा में भी सेलिब्रेट किया जाता है और कर्नाटका में भी सेलिब्रेट किया जाता है। और एक और है कंबाला, जैसे आपने जल्लीकट्टू देखा था, जल्लीकट्टू क्या है, बैलों की लड़ाई है, वैसे ही कंबाला जो है वो भैंस की रेस है। आपने देखा होगा, अगर वीडियो देखा होगा तो बफेलो की रेस कराई जाती है, कीचड़ वगैरह होता है वो एरिया में, वहाँ पे भागती हैं एकदम भयंकर तरीके से, तो वो कंबाला है। वो कहाँ का है, कर्नाटका का है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलते हैं आगे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के कंटेक्स्ट में, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स वर अ नंबर ऑफ स्कल्पचर्स, मूर्तियां ऑफ ब्राह्मणिकल डायटीज, भगवानों की सच कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर की कार्व मतलब की बनाई गई थी। ठीक है, तो किस डायनेस्टी के पीरियड में, शाका डायनेस्टी, पार्थियन, सतवाहना या कुषाण? तो इस द करेक्ट आंसर वुड बी कुषाण डायनेस्टी। ठीक है, कुषाण डायनेस्टी को आपको पता है हम और किसी नाम से जानते हैं, जैसे तोचारियंस, ये भी इनका नाम है तोचारियंस, या फिर योचीस, ये भी क्या है, कुषाण को ही बोला जाता था। फाउंडर कौन थे कुषाण के? कुषाण के फाउंडर थे कुजुल कडपीसिस, फाउंडर थे कुजुल कडपीसिस, या फिर कुजुल कडपीसिस, कैसे बोल लो आप, कुजुल कडपीसिस। ठीक है, और इनकी कैपिटल थी पेशावर, पेशावर कैपिटल थी, बट लेटर ऑन जो है वो मथुरा भी हो गई थी, पेशावर के बाद मथुरा हो गई थी। तो ये भी दोनों हैं, एक तरह से आप समझ लो, दोनों कैपिटल रह चुकी हैं मथुरा। सबसे पावरफुल कुषाण रूलर था आपका कनिष्क। ठीक है, ये आपको पता है। और कनिष्क के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि पहली बात तो ये कुषाण डायनेस्टी का थर्ड रूलर था। पहले थे आपके कुजुल कडफिसिस और थर्ड थे कनिष्क। ये जो है इनका जिक्र एक इंस्क्रिप्शन है जिसको हम बोलते हैं राबाटा का इंस्क्रिप्शन, इसमें इनका जिक्र है। ठीक है, याद रखना है। और कनिष्क का नाम हम देखते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में, जो इन्होंने होस्ट करी थी, बुद्धिस्ट काउंसिल जो इन्होंने करवाई थी। कब हुई थी? 72 AD में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कश्मीर में हुई थी। ठीक है, और कनिष्क के टाइम पे ही एक आर्टिस्ट रहे हैं जिनका नाम था अश्वघोष, और इन्होंने, इनकी जो कंपोजिशन है वो है हर्षचरित, इन्होंने हर्षचरित लिखी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ साथ आपको कुछ चीज़ें और पता होनी चाहिए कुषाण के बारे में, क्योंकि कुषाण जो है वो इंडो ग्रीक की बहुत ही बढ़िया, मतलब कि उनकी वो रही है, मतलब कि उनके बारे में बहुत सी चीज़ें पता चली हैं, जैसे कि ये इनके टाइम पे ही प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन चले थे, प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन चले थे। और पॉटरी आपको याद रखनी है कि कुषाण के टाइम पे पॉटरी रेडवेयर थी, लाल मिट्टी के बर्तन आप कह सकते हो, रेडवेयर। ठीक है, और इन्होंने बहुत सी टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करी थी, जैसे कि जो घुड़सवारी जिसे हम बोलते हैं वो कुषाण ही लेके आए थे भारत में, हॉर्समैन टेक्निक जिसे बोलते हैं। और जो सिख जो टर्बन पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, वो टेक्निक भी इन्हीं की है, टर्बन। या फिर जो पंजाबी लोग, पंजाबी हो गया, राजस्थानी जो टर्बन पहनते हैं ना, वो भी यही लेके आए थे। शेरवानी वाला कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था कुषाण ने। ठीक है, और वैसे बात करें पॉलिटी की, तो एक क्षत्राप सिस्टम है। क्षत्राप सिस्टम कैसा है? जैसे एकता सिस्टम नहीं है, एकता सिस्टम पढ़ा होगा आपने कि बहुत सारे जमीनों को एकतास में बांट दिया गया, वैसे ही क्षत्राप सिस्टम क्या है कि एक किंगडम को छोटे छोटे क्षत्राप्स में बांट दिया था।
ठीक है, तो वो चीज़ क्या है, शतराप सिस्टम है। और याद रखना है कुषाण जो है वो शिव और बुद्धा दोनों को वर्शिप करते थे, शिव एंड बुद्धा दोनों को वर्शिप करते थे, ठीक है। और इस टाइम पे जो है कुछ कुछ रचनाएं हुई हैं कुषाण के टाइम पे, वो आपको याद आनी चाहिए तुरंत ही, जैसे कि कामा सूत्र लिखी गई है इन्हीं के टाइम पे, कुषाण के टाइम पे। और महावाम्स, दिव्य वाम्स जो है, महावाम्स और दिव्य वाम्स, सॉरी दिव्य धन, दिव्य वाम्स बोल रहा हूँ मैं, दिव्य धन, ये तीनों जो हैं ये कुषाण के टाइम से। कामसूत्र किसने लिखी है, वो लिखी है आपकी वात्सायन ने, वात्सायन ने, ठीक है, इन्होंने लिखी है कामसूत्र, तो ये आपको याद हो जानी चाहिए। चलते हैं आगे। मैच द टर्म्स इन कॉलम ए विद द रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज, तो आपको प्रॉपर्टी से मैच करनी है, ग्लूकोज, ईस्ट, ग्लाइकोलाइसिस या फिर पायरुविक एसिड, ठीक है। तो आपको पता है ग्लूकोज क्या है, ये है आपका बेस्ट ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन, वन का डी हो जाएगा, तो ऑप्शन एक ही बचा है, दैट इज दी बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको पता है ये क्या है, ये हम जब साइटोप्लाज्म में जो रिएक्शन पढ़ते हैं उसमें हम इन सब चीज़ों का जिक्र देखते हैं। मैं एक बार साइटोप्लाज्म वाला जो एनर्जी फॉर्मेशन वगैरह होती है उसका मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। रिएक्शन इस तरह से होता है, जो ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट में टूटता है, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल का बनता है और पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ये कहाँ पे होता है, पूरा प्रोसेस जो होता है साइटोप्लाज्म में होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पायरुवेट में टूटता है और पायरुवेट फर्दर जो है उसमें 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है एनारोबिक रिएक्शन, जिसमें हम जो है एनारोबिक, जो हम विथआउट ऑक्सीजन करते हैं, जैसे कि वो कहाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ईस्ट में होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है पायरुवेट जो है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में टूटता है, ठीक है, एनर्जी यानी कि एटीपी में टूटता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेकंड जो रिएक्शन है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन है पर उतनी मात्रा में नहीं है, जैसे कि अपनी जब हम जिम वगैरह करते हैं तो ह्यूमन मसल जो सेल्स होते हैं वहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में टूटता है। वही हम बात करें अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की, जो कि क्या है, एरोबिक रिएक्शन है, एरोबिक रेस्पिरेशन है या रिएक्शन है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहाँ पे पायरुवेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी में ब्रेक होता है। तो इस तरह से जो है ग्लूकोज वेरियस तरीके से ब्रेक होता है इन साइटोप्लाज्म, याद रहेगा ये चीज। तो यही चीज आपसे पूछी गई थी, मैच करवाई गई थी, ठीक है। चलते हैं आगे। एज पर द यूएनडीपी एक लिस्ट रिलीज करता है, आपको पता है, द रैंक ऑफ श्रीलंका इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022, ये कितना था। तो देखो ये ऐसे क्वेश्चन तो हैं थोड़े टफ हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है 2022 का रिकॉर्ड पूछ लिया है, आपको 2025 का याद होगा। तो जैसे 2025 का मैं बताऊं, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2025 में फर्स्ट नंबर पे कौन है, फर्स्ट नंबर पे तो आइसलैंड है। इंडिया कितने नंबर पे है, तो इंडिया आपकी 130th नंबर पे है इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज बाय यूएनडीपी। तो 2022 की बात पूछ रहा है, और भी श्रीलंका की पूछ रहा है, तो श्रीलंका की रैंक थी 73rd, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ऐसे ही हम कुछ और इंडेक्स वगैरह, कुछ और रिपोर्ट्स वगैरह की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं, अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट की बात करें, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 की, तो उसमें पहला रैंक पे कौन है और इंडिया की कितनी रैंक है, ये फर्स्ट रैंक पे कौन है और इंडिया की कितनी है। तो फर्स्ट रैंक पे आपकी है फिनलैंड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, ठीक है, और इंडिया है आपकी 118 रैंक पे, ठीक है, याद रहेगा। ऐसे ही थोड़ा सा और पूछ लेते हैं, जैसे कि एक एसएससी पूछता है, वो कौन सा, हैनली पासपोर्ट इंडेक्स का पूछता है, हैनली पासपोर्ट इंडेक्स। तो ये 2025 में नहीं, लास्ट ईयर आया था 24 में, उसमें जो फर्स्ट रैंक पे था आपका सिंगापुर, मतलब पासपोर्ट की क्या वैल्यू है वो चीज़ पर बताती है एक तरह से ये इंडेक्स, है ना। और इंडिया की रैंक थी 85th, ठीक है। एक और देख लेते हैं, करप्शन देख लेते हैं, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 25 वाला, है ना, अभी जो आया था, इसमें फर्स्ट रैंक पे कौन है,
और इंडिया की क्या रैंक है। तो इंडिया की इसमें 96 रैंक है, याद रखना, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। और फर्स्ट रैंक पे है डेनमार्क। डेनमार्क जो है वो बहुत ही बेहतर कर रहा है इस समय। ठीक है, तो ये कुछ इंडेक्स हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं। चलते हैं आगे। इफ अ बार मैग्नेट इज हंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग, विच डायरेक्शन डज इट नॉर्थ पोल पॉइंट, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट और साउथ। तो ये हमें ऑलरेडी पता है कि जब एक मैग्नेट को हम जो है स्ट्रिंग से लटका देंगे, ऐसे लटका देंगे, तो जो यहाँ नॉर्थ ले लो, तो नॉर्थ जो है वो किस डायरेक्शन को पॉइंट करेगा, तो वो नॉर्थ को ही पॉइंट करेगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं। फुगड़ी डांस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो फुगड़ी डांस कहाँ का डांस है? गोवा का, उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का, केरला का। तो आपने सारे डांस देख रखे हैं, तो ये किसका है? गोवा का है। और गोवा के और कौन कौन से हैं? तो जैसे कि मांडो, ठीक है, घोड़े मुडनी, और तालगाड़ी, जागोर, तालगाड़ी, जागोर, और देखनी, देखनी, और तरंगमेल, तरंगमेल, ढालो, गौफ, और साओजाओ, साओजाओ। ये आपको याद करने हैं। ठीक है, मतलब रिवाइज करने हैं, या तो आपको होंगे ही, आई एज्यूम। थोड़ी सी और बात करते हैं, केरला की बात करते हैं। तो केरला के आपने देखे हैं, थैयम हो गया, डांस की बात कर रहा हूँ, फोक डांस है ना। थैयम हो गया, थिरकवल्ली हो गया, थिरकवरकली, है ना। चकियार कुट्टू हो गया, चकियार कुट्टू, और कन्यट्टम हो गया, कन्नीयट्टम, और कोलाकली हो गया, कोलाकली। और एक और जो अभी क्वेश्चन बना था, मैंने देखा था, आपको याद हो तो, एल्ला करदी, एल्ला करदी डांस पूछा था। और पूछा था कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है, तो आपने याद है, इरूलर ट्राइब। इरूलर ट्राइब जो है एल्ला करदी को परफॉर्म करती है। बात कर लेते हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की। वैसे तो हम देख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। यूपी की बात कर लेते हैं, तो रासलीला हो गया। आपको मैंने बताया था कि जो ब्रिज होता है, ब्रिज में ही रासलीला और चरकुला, एक और डांस फॉर्म है, वो दोनों परफॉर्म किए जाते हैं। नौटंकी आपका यूपी का है। ठीक है, कजरी हो गया, धोबी हो गया, धोबी, ठीक है। और राई, राई डांस कहाँ पे है? बुंदेलखंड का बहुत फेमस डांस है, बुंदेलखंड का। कथक तो आपको पता है क्लासिकल डांस है। और जैता, जैता भी एक फोक डांस है यूपी का। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, यूके की। तो यहाँ पे आपको याद करना है टांडी, टांडी, ठीक है, झोरा, चपेली, चपेली, ठीक है, थांडिया, थांडिया, और चोलिया, और चमचारी, चमचारी। ठीक है, ये कुछ डांस है आपके उत्तराखंड के। ठीक है, आई होप आपको याद होंगे। हम बस रिवाइज कर रहे हैं, तो मैं फटाफट फास्ट लेके चलूंगा आपको, ठीक है। और वैसे भी अब एंडिंग पे आ चुके हैं अपन इस सीरीज के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स और पार्टीज वॉज स्टार्टेड इन सैन फ्रांसिस्को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो कौन सी पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था सैन फ्रांसिस्को में? ये हम बहुत बार कर चुके हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA, स्वराज पार्टी, खिलाफत पार्टी, या गदर पार्टी। तो दी करेक्ट आंसर इज गदर पार्टी। ठीक है, कहाँ बनी थी? सैन फ्रांसिस्को, यूनाइटेड स्टेट्स में। कब बनी थी? 1913 में। किसने बनाई थी? नाम याद करने हैं, लाला हरदयाल, हरदयाल, और सोहन सिंह भागना, सोहन सिंह भागना, और बरकतुल्ला भाई परमानंद, बरकतुल्ला और भाई परमानंद, इन्होंने मिलके गदर पार्टी का फॉर्मेशन किया था। और गदर पार्टी आपको पता है वैसे भी दो कॉन्स्पिरेसी या फिर दो इवेंट के लिए जानी जाती है। एक तो 1914-15 में, एग्जैक्ट बता नहीं सकता, मंडी कॉन्स्पिरेसी हुई थी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी
हुई थी हिमाचल प्रदेश में। और 1914 में ही कोमगाटा मारू इंसिडेंट हुआ था। उस दोनों में जो है गदर पार्टी का संयोग था या फिर इन्वॉल्वमेंट था। ठीक है, ये चीज आपको बात कर ले HSRA की। तो HSRA आपको याद होगा 1928 में बनी थी। कौन कौन इन्वॉल्व थे? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, है ना, और भगवती चरण बोरा, जो मैंने आपको एक नाम याद कराया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था। देखो एक्चुअली में क्या हुआ था, गांधी जी ने एक आर्टिकल निकाला था, उस आर्टिकल का नाम था द कल्ट ऑफ बॉम्ब। द कल्ट ऑफ बॉम्ब, ये आर्टिकल गांधी जी ने निकाला था। ठीक है, उसके आंसर में भगवती चरण बोरा ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसका नाम था फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। तो ये चीज आपको याद रखना है, और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बना है। अगर आप देखेंगे, है ना, SSC के पेपर देखेंगे तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बना है, इसलिए मैं आपको ये बार बार जिक्र करता हूँ ताकि आपको बार बार याद हो जाए। स्वराज पार्टी की बात करें तो ये 1923 में बनी थी। दो लोगों के नाम इसमें थे जिन्होंने फॉर्मेशन किया था, एक तो चित्तरंजन दास और एक आपके मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। अब बात कर लेते हैं, बच गई खिलाफत पार्टी की, उसकी बात कर लेते हैं। तो आपको याद होगा 1919 में जलियांवाला इंसिडेंट के बाद जो है एक खिलाफत आंदोलन हुआ था। उसका लेना देना भारत से नहीं था, एक्चुअली में ओटोमन एम्पायर से था। वहाँ पर ब्रिटिशर्स जीत गए थे वर्ल्ड वॉर, तो उन्होंने जो ओटोमन एम्पायर के जो खलीफा थे उनको गद्दी से हटा दिया था। तो उसके खिलाफ जो है मुस्लिम ने थ्रू आउट दी वर्ल्ड ये आंदोलन किया था, खिलाफत आंदोलन। और उसी के साथ जो है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट गांधी जी ने मर्ज कर दिया था, ये सोचते हुए कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ये दिखाएगा और ये मार्च जो है ये काफ़ी हद तक सही साबित होगी इंडिया के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो वहीं पे जो है उसी टाइम पीरियड पे लगभग मार्च के महीने में 1919 की मैं बात कर रहा हूँ, बॉम्बे में खिलाफत कमेटी का गठन होता है। ठीक है, जो खिलाफत आंदोलन था आपको पता है उसमें मुसलमानों ने पार्टिसिपेट किया था, और जो अली ब्रदर्स थे, शौकत अली और उनके भाई, उन्होंने इसको लीड किया था। सेम उन्हीं लोगों ने खिलाफत कमेटी का भी गठन किया था। जैसे कि इसमें कुछ नाम और ऐड कर लीजिए, जैसे मोहम्मद अली जौहर हो गए, है ना, ये सब इनके फाउंडर मान जाते हैं। शौकत अली, अली ब्रदर्स लिख लो आप, अली ब्रदर्स। ठीक है, और हकीम अजमल खान इसी में आएंगे, हकीम अजमल खान। और एक और नाम याद कर लो, अबुल कलाम आज़ाद। इन सभी लोगों ने मिलकर खिलाफत कमेटी का गठन किया था इन 1990 बॉम्बे में। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे, जो कि पूछता है विच रिट इज इशूड by the high court or supreme court when a lower court has considered a case going beyond its jurisdiction। तो कौन सा रिट इशू होता है जब जो लोअर कोर्ट है उसके हाथ से केस जो है मतलब उसके जुडिक्शन के बाहर जा रहा है, तो हायर कोर्ट जो है वो बोलती है भैया कि ला दो, तुम्हारे ये बस की बात नहीं है तो हम संभालेंगे इसको। उससे पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है रिट इशू करते हैं कौन कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल नंबर 226 और सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल नंबर 32। आपको पता होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जुरिडिक्शन जो है हाई कोर्ट से कम है, क्योंकि हाई कोर्ट जो है रिट जारी करता है फंडामेंटल राइट्स के लिए एज वेल एज लीगल राइट्स के लिए, लेकिन वहीं सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही, वॉल्यूशन के लिए ही रिट इशू कर सकता है। 5 तरह के रिट होते हैं, 4 तो ये रहे, एक और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एक और है मैंडेमस। ठीक है, अब हम धीरे धीरे सबको समझते हैं। क्यू वारंटो क्या बोलता है? क्यू वारंटो बोलता है, इसका लिटरल मीनिंग है बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ, है ना, किस अथॉरिटी से आपने ये किया। ठीक है, ऐसा बोलता है क्यू वारंटी। हेबियस कॉर्पस क्या बोलता है? टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब कि मान लो किसी को गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया है ना, तो सुप्रीम जो कोर्ट है वो आदेश दे सकता है कि भाई हेबियस कॉर्पस लागू कर सकता है कि भाई उसकी मतलब उसको पेश करो, उसकी बॉडी को लेके आओ, कहने मतलब उसी को पेश करो। तो टू हैव द बॉडी ऑफ। सर्टियोरी जो है
वो आपका उसका लिटरल मीनिंग है टू बी सर्टिफाइड ऑफ। ठीक है, जहां पे जो हायर कोर्ट है ना, वो उसके पास लोअर कोर्ट के केस पहुंचेंगे, पेंडिंग केस ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना, कि मतलब कि मान लो मतलब हायर कोर्ट बोल सकता है कि भाई लोअर लोअर कोर्ट से कि ये सब केसेस भेज दो तुम हमें, तुमसे नहीं सॉल्व होंगे तो हमें भेज दो, तो वो ऐसा कर सकता है। प्रोहिबिशन जो है इसका करेक्ट आंसर है। प्रोहिबिशन का लिटरल मीनिंग होता है टू फॉरबिड। टू फॉरबिड यानी कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से बोल रहा है भैया अपने दायरे में रहो, अपने दायरे से बाहर मत जाओ। ठीक है, तो मतलब कि बोल रहा है कि अपने जुरिडिक्शन में रहो, जुरिडिक्शन से बाहर मत जाओ। मैंडेमस का लिटरल मीनिंग होता है वी कमांड, यानी कि जिसकी जो ड्यूटी है, मतलब मान लो एक बंदा है, ठीक है, उसकी एक ऑफिस में ड्यूटी है, वो मतलब सरकारी नौकरी है उसकी, इस ऑफिस में ड्यूटी है, लेकिन वो इस जगह बैठा हुआ है और यहाँ के काम भी संभाल रहा है। तो यहाँ पे आप जो है मैंडेमस, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है मैंडेमस लागू कर सकते हैं कि भाई मतलब कि तुम्हारी जो ड्यूटी है तुम वो करो। कहने का मतलब ये है वी कमांड। ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग है ये। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये 5 आपके रेट हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जारी करते हैं इन कंटेक्स्ट टू वॉल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स जो है वो आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि आप याद करो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। मतलब कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि जो हमारे कोर्ट्स होते हैं वो एक तरह से रिकॉर्ड होते हैं, उनमें मतलब कि जितने भी केसेस होते हैं वो सब इकट्ठे होते रहते हैं, जिससे क्या है हम उसके रेफरेंस से हम जो है बाकी केसेस सॉल्व करते हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वो किस आर्टिकल में आता है, और हाई कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वो किस आर्टिकल में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 129 जो है वो बोलता है सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और हाई कोर्ट के केस में वो बोलता है आर्टिकल नंबर 215, सेम बात कि हाई कोर्ट क्या इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, तो जहां मतलब ये हेल्प करते हैं बेसिकली फर्दर डिसीजंस लेने में कि उस टाइम पे ऐसा हुआ था तो ऐसा हम डिसीजन ले सकते हैं। ये सेम केस मतलब कि एक तरह से आपको ये कह सकते हो कि क्या बोलते हैं लाइबिलिटी कम कर देते हैं, है ना, कि हम हर केस पे अगर नया जजमेंट देंगे तो वो दिक्कत होगी, तो हम एक रेफरेंस ले लेते हैं, तो वो चीज़ है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो ये आपको याद रखनी चाहिए। और और मैं आपको कुछ बताता हूँ, जैसे कि बताता नहीं, मैं पूछता हूँ, जैसे कि 127 बता दो आप क्या है आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। आर्टिकल 130 क्या है और 131 क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। वन क्या था, 125 आर्टिकल क्या है, ये 4 आर्टिकल आपको अगर पता है तो आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही है। ठीक है, इस सब के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कौन सा आर्टिकल किससे डील करता है। ठीक है, तो यहीं पे जो है हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये बेनिफिशियल लगा होगा, आपके लिए ये सेशन फ्रूटफुल रहा होगा, बहुत कुछ आपने सीखा होगा। हम एकदम लास्ट में आ चुके हैं इस सीरीज़ के, बस एक लेक्चर बनता है जीके पीवा की सीरीज़ के, उसके बाद ये सीरीज़ खत्म हो जाएगी। तो आई होप, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रिस्पांस दें, बताइए कि कैसी रही ये सीरीज़ और क्या क्या आपने इसे सीखा, क्या क्या हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं लास्ट लेक्चर में। तब तक के लिए राधे राधे सभी को। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड पढ़ते रहिए। ठीक है, टाटा बाय बाय।